हेलो एंड वेलकम टू पीएससी पंचायत, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनीसेंस एकेडमी। आज हम अपनी लेक्चर सीरीज में, जो एथिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है, उसमें हम अब यूनिट 3 के अंदर आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर वेरियस एथिकल एनालिसिस या फिर एथिकल रीजनिंग एंड एथिकल डिलेमास। डिलेमास क्या होते हैं और उसके पहले पढ़ेंगे एथिकल रीजनिंग क्या होती है। एमपीपीएससी के सिलेबस में देखेंगे तो हमने ट्रांसपेरेंसी खत्म कर लिया है, अकाउंटेबिलिटी खत्म कर लिया है, मोटिवेशन खत्म कर लिया है। यूनिट 3 में आज हम ये शुरू करने वाले हैं। एथिकल रीजनिंग का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ की रीजनिंग करते हैं तो आप उसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वेरियस उसका एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी चीज़ की रीजनिंग करने के लिए उसके मल्टीपल एस्पेक्ट को देखा जाए। जैसे कि आप अगर देखेंगे, जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी स्टडी को जब डिसाइड करते हैं या कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसके पहले एक बैकग्राउंड स्टडी करते हैं। बैकग्राउंड स्टडी करने के बाद वो उसकी एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? एक पॉसिबल क्वेश्चन कि ये कोई चीज़ हुई और उसको होने के लिए क्या क्या कारण थे। मान लीजिए आपकी बैटरी खराब, आपकी कार चालू नहीं हो रही है, तो हो सकता है आपकी बैटरी खराब हो सकता है कि फ्यूल ना हो सकता है कोई वायर कट गया हो सकता है कि वो मोटर ही खराब हुई, कुछ भी हो सकता है ना। तो किसी चीज को वेरियस रीजंस, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना इज रीजनिंग। अब उसमें हम एथिक्स लगा देते हैं। एथिकल रीजनिंग में हम एथिकल रीजनिंग का यूज करते हैं कि किसी भी एक इशू को, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, किसी एक पर्टिकुलर इशू को एथिकल पर्सपेक्टिव से देखना, वेरियस एथिकल वेज से देखना। जैसे कि वर्च्यू अप्रोच लगाना, इन्वायरमेंट एथिक्स लगाना, प्रोफेशनल एथिक्स लगाना, इंडिविजुअल एथिक्स या मॉरल्स लगाना। ये सारी चीज़ों को जब अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, फिर उसका सही और गलत ये डिसीजन नहीं लेना है। एथिकल रीजनिंग में डिसीजन सही और गलत तो लेना है, यानी देखना है कि सही है या गलत है, लेकिन उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक कोटेशन है, टेररिस्ट फॉर समवन इज फ्रीडम फाइटर्स फॉर अदर्स। टेररिस्ट फॉर समवन इज फ्रीडम फाइटर फॉर अदर। अब आप देखेंगे टेररिस्ट तो टेररिस्ट होता है, लेकिन जब हम बात करें हमारे भगत सिंह की, जब हम भगत सिंह की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया? रेवोल्यूशनराइज तरीके से ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालने की कोशिश की। उन्होंने वो बॉम्ब जो फेंका, वो एक तरीका था उनका ये बताने के लिए कि आप जो बहरे हैं, आप हमारी डेमोक्रेसी की, आज़ादी की बात नहीं सुन पा रहे हैं, वो सुनाने के लिए उन्होंने बॉम्ब फेंका एज अ सिंबल। ठीक है, तो हमारे लिए वो रेवोल्यूशनरी थे, हमारे लिए वो फ्रीडम फाइटर थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए क्या थे? जो हमें ऑपरेस कर रहे थे, जो अलग तरीके से चीज़ों को देख रहे थे, वो हमें व्हाइट मैन्स बर्डन मानते थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के लिए जो भगत सिंह थे वो क्या थे? वो एक टेररिस्ट थे। तो किस तरीके से आप किस पर्सपेक्टिव में, किस पोजीशन में खड़े होकर चीजों को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसमें एथिकल एलिमेंट लगा रहे हैं। और क्या हो सकता है? जैसे कि अगर आप एक सिटीजन के रूप में देखें तो आपके एथिक्स अलग होंगे। आप एक पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट के रूप में देखें तो आपके एथिक्स अलग होंगे। जैसे कि आप एक नेशनलिस्ट, एक सिंपल नागरिक हैं, ठीक है, आप एक नॉर्मल सिंपल नागरिक हैं, और आपने देखा कसाब, आपने कसाब को देखा, आपने क्या बोला? आपकी नेशनैलिटी फीलिंग डाली। आपका एथिक्स सही और गलत का क्या है कि कसाब एक गलत व्यक्ति है। लेकिन वहीं पे कसाब का जो डिफेंस लॉयर है, जो कि एक इंडियन सिटीजन है, कसाब का एक डिफेंस लॉयर है जो कि एक इंडियन सिटीजन है, उसकी ड्यूटी एज अ प्रोफेशनल एथिक्स अंडर लॉयरशिप, उसको क्या करना है? अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है। भले वो एज अ सिटीजन उसको हेट करता हो, उसको जानता हो कि वो गलत कर रहा है, वो गलत आदमी है, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करते हुए वो कसाब को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। प्रोफेशनल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हम सभी को पता है, पूरा इंडिया को पता है कि कसाब ने गलत किया, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स फॉलो करते हुए इंडिया ने कसाब को पूरा चांस दिया अपना फेयर ट्रायल रखने के लिए। उसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर इवन प्रेसिडेंट के लिए अपील करने का भी मौका मिला। तो हमने, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स की तरफ से देखा तो आपने चीजें को अलग तरीके से देखा। जब इंडिविजुअल मॉरल की तरफ से देखा कि यार किसी की जान लेना तो गलत है, तो कसाब को तो वही मान देना चाहिए, ये इंडिविजुअल मॉरल्स की तरफ से वो इशू अलग तरीके से देखा। फिर आपने प्रोफेशनल एथिक्स की तरफ से देखा, एक लॉयर के पर्सपेक्टिव से देखा, तो आपने अलग तरीके से देखा। फिर आपने एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरीके से देखा, तो आपने अलग पर्सपेक्टिव से देखा। तो अलग अलग व्यू पॉइंट, अलग अलग, जैसे कि कोई जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो आया था, उन लोगों ने कसाब को कैसे देखा होगा? उन लोगों ने कसाब को एक फ्रीडम फाइटर की तरह देखा होगा, उन लोगों ने एज आइडियल देखा होगा। ठीक है, तो एक ही प्रॉब्लम, एक ही सिचुएशन, एक ही पर्सपेक्टिव को अलग अलग एथिकल डायमेंशन से आप देखते हैं। दैट इज नथिंग बट एथिकल रीजनिंग। दैट इज नथिंग बट एथिकल रीजनिंग। तो हम एथिकल रीजनिंग को लिख लेते हैं कि एथिकल रीजनिंग क्या होती है। एथिकल रीजनिंग
ethical reasoning. Ethical reasoning is ability to reflect moral ability to reflect moral intellect, या किस तरीके से आप चीजों को देखते हैं. इज moral issues, reflect moral issues and ability to identify various ethical perspective, to identify various ethical perspective in a position, या ethical issues आप जब identify करते हैं, identify और assess और develop ethical reasoning या फिर ethical arguments from variety of ethical perspectives, from variety of ethical perspectives is ethical reasoning. जब आप दूसरे अलग अलग इश्यूज को वेरियस एथिकल आर्ग्यूमेंट्स और एथिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव देखो, एथिकल टाइम सिचुएशन, एथिक्स क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी. अगर आपने मेरे पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको देखा होगा कि एथिक्स आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. क्या सही है और क्या गलत है, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी बताती है, सोसाइटी सबको वो करने के लिए बोलती है, सही क्या है और गलत क्या है, दैट इज एथिक्स. ठीक है, तो एथिक्स समय जगह और इंसान और इंसान में डिफर करता है. पर्सन एथिक्स डिफर करता है, या सोसाइटी टू सोसाइटी एथिक्स डिफर करता है. अमेरिकन सोसाइटी में कुछ और एथिकल होगा, जैसे कि अमेरिकन सोसाइटी में अभी LGBTQ ग्रुप एथिकल है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में अगर आप देखें तो सेम सेक्स मैरिज एथिकल नहीं है, लीगल है बट एथिकल नहीं है. या फिर सेम सोसाइटी ये जगह देख लेंगे तो मिडिल ईस्ट में वुमेन के राइट्स को कर्व करके रखा जाता है, वहाँ पे वुमेन का फ्रीडम देना इज नॉट एथिकल, बट इंडिया में वुमेन को फ्रीडम देना इज एथिकल इन नेचर. हम अपनी लड़कियों को, हम अपनी बेटियों को या फिर अपनी बहनों को तो क्या बोलते हैं उसमें भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं. दैट इज विच मीन्स सारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है दैट वुमेन अपग्रेडेशन इज एथिकल इन नेचर. या फिर समय के साथ सती प्रथा जो लेट 80s थे या लेट 70s 80s में सती प्रथा वॉज एथिकल इन नेचर, बट नाउ आज की इंडियन सोसाइटी में, मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में सती प्रथा इज नॉट एथिकल. तो विच मीन्स समय इंडिविजुअल या फिर जगह के हिसाब से एथिक्स को पढ़ना, समझना, वेरियस एनालिटिक्स निकालना इज एथिकल रीजनिंग. और क्या है? एथिकल रीजनिंग इज क्रिटिकल थिंकिंग. एथिकल रीजनिंग is critical thinking and ethical reasoning is critical thinking and use ethical principles and frameworks, use of ethical principles and frameworks, ठीक है. एथिकल रीजनिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, यूज ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स एंड फ्रेमवर्क्स टू स्टडी. ठीक है, और क्या है? इट इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एथिकल इश्यूज, वेइंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स टू इन्फॉर्म डिसीजंस. ये क्या है? और
इट इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग ethical issues by weighing various perspectives, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से एथिकल इश्यूज क्या हैं, उस एथिकल इश्यूज के मायने क्या हैं, इस ग्रुप के लिए एथिकल इश्यूज क्या होगा, क्या इस ग्रुप के लिए सेम है, ये सारी चीजें देखना। सही गलत तो हम देखेंगे ही देखेंगे, वो तो एथिक्स का पार्ट है ही है, लेकिन अलग अलग मॉरल पर्सपेक्टिव से, अलग अलग एथिकल पर्सपेक्टिव से वो इश्यू की क्या रेलेवेंस है, वो इश्यू का क्या उस जगह पे या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना इज एथिकल रीजनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया इसका एग्जाम्पल है टेररिस्ट for someone maybe freedom fighters for other, freedom fighters for others। इसमें आप एग्जाम्पल किसका डाल सकते हैं, भगत सिंह का। और क्या, जैसे कि वो कसाब आया था, कसाब ने यहाँ पे लोगों को मैसेकर कर दिया, लोगों को मार दिया, तो हमारे लिए तो अनएथिकल है। बट जो टेररिस्ट ग्रुप होंगे, जो उसको एक पॉजिटिव मानते होंगे, उसे अपना धर्म मानते होंगे, उसको करने में उनको ऐसा लगता होगा कि वो कुछ अपने धर्म के लिए बड़ा करे, जो कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी धर्म वायलेंस को प्रमोट नहीं करता है, कोई भी हो। ठीक है, वो धर्म वायलेंस को प्रमोट नहीं करता है। ये किसी भी इंसान की बहुत छोटी सोच होती है कि उसको बहुत बड़ी चीज़ को बहुत संकुचित मानसिकता से देखना और फिर कुछ भी कर देना और अपने आप को एसोसिएट करना कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। वो एक इंडिविजुअल की छोटी मानसिकता होती है, बड़ी चीज़ को छोटा या फिर गलत तरीके से समझने की, तो वो गलत है। ये हमारा एथिक्स है, लेकिन वो उस इंडिविजुअल का एथिक्स या उसी के जैसे कई सारे लोग होंगे, उनका एथिक्स क्या होगा कि बहुत बड़ा काम कर दिया। तो एक ही सिचुएशन, एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना। एनवायरमेंट एथिक्स के लिए, एनवायरमेंट एथिक्स से कोई रोड कंस्ट्रक्शन गलत होगा क्योंकि वहां पे पेड़ कट रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट एथिक्स या फिर इकोनॉमिक एथिक्स के लिए वो सही होगा। ठीक है, इंडिविजुअल मॉरल के लिए हो सकता है कि प्रॉफिट बहुत बड़ी चीज हो, लेकिन बिजनेस एथिक्स के हिसाब से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट या फिर फेयर वेजेस या फिर गुड कंडीशन या गुड एनवायरनमेंट फॉर वर्किंग, ये सारी चीजें बिजनेस एथिक्स में ज्यादा जरूरी है। लेकिन इंडिविजुअल मॉरल के लिए क्या जरूरी है, प्रॉफिट जरूरी है। उसके लिए ये एनवायरनमेंट एथिक्स को या फिर बिजनेस एथिक्स को डिस्कार्ड कर सकता है। तो ये जो एक ही सिचुएशन, एक ही पोजीशन, वुमेन की जैसी वुमेन को अनफेयरली वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है, तो वुमेन के मॉरल्स अलग होंगे, बिजनेसमैन के एथिक्स या मॉरल्स अलग होंगे। बिजनेस एथिक्स अलग चीज बोलती होगी कि सेम काम के लिए सेम रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो एक ही सिचुएशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना इज एथिकल रीजनिंग। अब हम शुरू करेंगे व्हाट इज मॉरल डिलेमास, ठीक है, एथिकल डिलेमास। ठीक है, हम शुरू करेंगे व्हाट आर मॉरल या एथिकल डिलेमास। आई होप आपको एथिकल रीजनिंग समझ में आया होगा। ये दो डेफिनेशन आपने लिख ली होंगी, ठीक है। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसके वेरियस एग्जाम्पल और अपने डेफिनेशन के आधार पे अपने आंसर को एड्रेस कर पाएंगे, जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी, ठीक है। अब हम समझेंगे व्हाट आर मॉरल डिलेमास, ठीक है। मॉरल डिलेमास, मॉरल डिलेमा। मॉरल डिलेमा क्या होता है? मॉरल डिलेमा वो सिचुएशन होती है जब आपको एक डिसीजन लेना पड़े। मॉरल डिलेमा वो सिचुएशन होती है जब आपको डिसीजन लेना पड़े बिटवीन टू या मोर ऐसी वैल्यूज जो दोनों ही आपके लिए बराबर हैं, ठीक है। जैसे कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि एक आपका दोस्त है, उसने एक आपका दोस्त है जो गलत करते हुए पकड़ा गया, और आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, आपने उसको गलत करते हुए पकड़ लिया। तो अब आप क्या करोगे? जहां पे लॉयल्टी टुवर्ड्स फ्रेंड्स वर्सेस ऑनेस्टी आ जाती है।
ऐसी जगह पे मॉरल डिलेमा आ जाता है। जैसे कि एक विसिल ब्लोअर है, विसिल ब्लोअर के जानते हैं मतलब, विसिल ब्लोअर का मतलब वो होता है कंपनी का ही कोई व्यक्ति जब कंपनी की गलत एक्टिविटीज को, जैसे कि कोई कंपनी है वो हैजार्डियस प्रोडक्ट बनाती है या फिर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐसा कुछ एलिमेंट ऐड करती है जो लोगों की हेल्थ के लिए बुरा है, ठीक है, जो कि इलीगल है, जो कि प्रैक्टिस इलीगल है, या फिर कोई ऐसा एलिमेंट है जो लोगों की हेल्थ को बुरा करता है, तो उस गलत प्रैक्टिस को जो कोई उजागर करता है उसी कंपनी का व्यक्ति, उसे विसिल ब्लोअर बोला जाता है, ठीक है। विसिल ब्लोअर एक एक्ट भी है। तो विसिल ब्लोअर के लिए क्या डिलेमा, मॉरल डिलेमा होगा, उसको एक डिसीजन लेना है कि या तो मैं लॉयल्टी दिखाऊं टुवर्ड्स अपना एम्प्लॉय जिसने मुझे नौकरी दी, मेरी नौकरी जिसके कारण मेरा घर चल रहा है, या तो मैं ऑनेस्टी दिखाऊं और पूरी दुनिया को जो ये गलत कर रहा है वो बता दूं, ठीक है। ये दोनों सिचुएशन में जब एक व्यक्ति होता है जहां पे उसे डिसीजन लेना पड़ता है, और कोई एक डिसीजन, कोई भी डिसीजन जो लेगा किसी भी पक्ष में लेगा तो वो दूसरी वैल्यू को हार्म करेगा। फॉर एग्जांपल एक मॉरल डिलेमा जो हम सब देखते हैं, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, ये कैसा मॉरल डिलेमा है? ये मॉरल डिलेमा ऐसा है कि या तो हम डेवलपमेंट कर लें या हम एनवायरनमेंट को बचा लें। तो इस चीज में जो हमारी दुविधा आती है, इसमें जो हम फंस जाते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि हमारा दिमाग काम करना यानी दोनों में से वैल्यू का हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते। एनवायरनमेंट के कारण हम रह रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इन दोनों में से चूज किसको करें? पेड़ काटें या फिर रोड बनाएं? इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो आया कि दोनों को मर्ज करके चलें। लेकिन वो जो डिलेमा है कि मैं एनवायरनमेंट को बचाऊं या फिर डेवलपमेंट को, जैसे कि जब डैम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके आसपास के गांव डूब जाते हैं, ठीक है। तो या तो हम ट्रेडिशनल नॉलेज बचाएं या फिर वो जो कैनाल है उस पानी को, ब्रिज में पानी रोक के उस कैनाल से सबको पानी दें। तो यहाँ पे क्या डिलेमा आया? डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, यही सब आप केस स्टडी में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो मॉरल डिलेमा वही सिचुएशन है जब आप दो ऐसी वैल्यूज के बीच में जो दोनों ही कॉम्पिटिटिव है, दोनों ही इक्वल हैं आपके लिए, और कोई भी एक चूज करने पे आपकी दूसरी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। और वो वैल्यूज ना आपके बहुत मतलब एज अ इंडिविजुअल आपको गिल्ट देंगी। अगर आपने कुछ गलत किया होगा ना, कुछ गलत डिसीजन लेंगे तो आपको वो गिल्ट देंगी, कहीं ना कहीं आपको लॉस ऑफ दैट वैल्यू, एक पर्टिकुलर आप एक के फेवर में अपना डिसीजन देंगे और दूसरी वैल्यू आपको लॉस फील कराएगी। ऐसी सिचुएशन को जिसमें आप एंग्जाइटी महसूस करते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा फियरफुल महसूस करते हैं, थोड़ा सा आपका पल्स रेट हाई हो जाता है, जब ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, ये एक तरीका है जानने का कि मैं मॉरल डिलेमा में हूं। दो ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको चूज करना पड़े, आपकी पल्स रेट हाई हो जाए, थोड़ा सा एंग्जाइटी हो, दैट इज नथिंग बट सिचुएशन ऑफ मॉरल डिलेमा, जब दो में से एक चूज करना पड़े। तो इसको देख लेते हैं। एन एथिकल डिलेमा अराइजेस फ्रॉम द सिचुएशन, एन एथिकल डिलेमा, एन एथिकल dilemma arises from the situation जहां पे पहली सिचुएशन, तीन सिचुएशन है। पहला having competitive set of values, competitive सेट ऑफ वैल्यूज हैं, जहां पे कॉम्पिटिटिव सेट ऑफ वैल्यूज हैं। दूसरा क्या है? डिसीजन मेकिंग इज मस्ट, डिसीजन मेकिंग इज मस्ट। एंड थर्ड है कि चूजिंग वन विल definitely compromise other। देखो ये तीन सिचुएशन में आपको एथिकल डिलेमा, जब ये तीनों एक साथ होती हैं तो आपको एथिकल डिलेमा होता है। जैसे कि हैविंग कॉम्पिटिटिव सेट ऑफ वैल्यूज, कॉम्पिटिटिव सेट ऑफ वैल्यूज कौन सी है? ऑनेस्टी वर्सेस लॉयल्टी, ठीक है, या फिर डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इनमें से कोई एक चूज करनी है आपको, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, डिसीजन मेकिंग इज मस्ट। अगर आप डिसीजन मेकिंग आपको लेना ही डिसीजन, आप डिसीजन नहीं लेंगे
तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। डिसीजन आप डिलेमा तभी है ना जब आपको डिसीजन लेना पड़ जाए। अगर आप उस डिसीजन से हट गए, आपको डिसीजन ही नहीं लेना तो डिलेमा कहाँ है? अगर आपको डिसीजन ही नहीं लेना है, अगर आपको सिचुएशन में पड़ना ही नहीं है, कि अगर आपको बोला ही नहीं जाएगा कि आप डिसीजन लो, तो डिलेमा कहाँ है? फिर तो वो चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे चल रही हैं। लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ जाए कि या तो मैं ये चूज करूंगा या ये चूज करूंगा, वो सिचुएशन डिलेमा की होती है। और चूजिंग वन विल डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज अदर। जैसे कि वो विसल ब्लोअर था, ठीक है, एक विसल ब्लोअर था, एक कंपनी में काम कर रहा था, उसने देखा कि यार ये गलत गलत काम चल रहा है, या तो मैं बाहर बता दूं। अगर वो बाहर बता देगा तो उसकी लॉयल्टी टुवर्ड्स दैट कंपनी, जिसने उसको काम दिया, लिवलीहुड दिया, जो सैलरी दे रहा है, उसकी तरफ लॉयल्टी उसकी नीचे हो जाएगी और ऑनेस्टी ऊपर हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा करे कि नहीं इन्होंने दिया है, लॉयल्टी दिखाए, लॉयल्टी को चूज करे और ऑनेस्टी को नीचे कर ले, तो सेल्फ सेक्रीफाइस में चला जाएगा, सेल्फ गिल्ट में आ जाएगा कि यार मैं बताओ ऐसे पैसे कमा रहा हूं जहां पे लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। किसी एक को चूज करने पे दूसरा वाला डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं एथिकल या मॉरल डिलेमा। अब हम देखते हैं कि फॉलोइंग एथिकल, हाँ, अब मैं कुछ टाइप के आपको एथिकल डिलेमास बताने वाला हूँ। एक 4-5 टाइप के एथिकल डिलेमास बताने वाला हूँ जो कि आप यूज कर सकते हैं केस स्टडी में, और उनको यूज करके जब भी आपको कोई केस स्टडी दिखेगी किसी टाइप की, तो आप वहां पे उन एथिकल डिलेमास को मेंशन कर सकते हैं ताकि आपका आंसर और अच्छा निकले, ठीक है। तो हम वेरियस टाइप्स ऑफ एथिकल डिलेमास देखेंगे, ठीक है। तो विसल ब्लोअर के लिए, सिविल सर्वेंट, फैमिली फ्रेंड, और डेवलपमेंट इशू के लिए, और क्रिमिनल जस्टिस, जुवेनाइल जस्टिस के लिए। तो वेरियस एथिकल डिलेमास, ठीक है। तो किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे एथिकल डिलेमास आते हैं, कुछ बहुत कम एग्जांपल्स, लेकिन आपको समझ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने अभी पहला कौन सा डिस्कस किया, विसल ब्लोअर वाला। विसल ब्लोअर, इसको क्या एथिकल डिलेमा है? ऑनेस्टी वर्सेस लॉयल्टी, है ना, ये हम अभी बात कर चुके हैं। और कौन है दूसरा? है एक सिविल सर्वेंट, ठीक है, जिसके फैमिली या फ्रेंड एसोसिएटेड है डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि आप एक सिविल सर्वेंट है, आपकी फैमिली या फ्रेंड में से कोई पकड़ा गया, या उनकी जमीन वहां पे जहां पे आप डिसीजन लेने वाले हैं, तो यहां पे कौन कौन सी डिलेमा आएगा? पब्लिक रिलेशन वर्सेस प्राइवेट रिलेशन। आप पब्लिक रिलेशन मेंटेन करें या प्राइवेट रिलेशन। एक केस स्टडी हमने सॉल्व की है जहां पे एक म्युनिसिपल कमिश्नर रहता है, उसके प्रीवियस म्युनिसिपल कमिश्नर उसके फ्रेंड रहते हैं, उसके खिलाफ उसको कैसे डील करना चाहिए, तो वहां पे ये लगेगा। या फिर पब्लिक ड्यूटी वर्सेस प्राइवेट रिलेशन। या तो आप ड्यूटी निभाएंगे या तो प्राइवेट रिलेशन। ये डिलेमा है और इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। थर्ड है जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस के केस में, मतलब माइनर क्रिमिनल्स। अब ऐसा कोई केस आया आपके सामने, या कोई जज है उसके सामने ऐसा कोई केस आया जहां पे जो क्रिमिनल है, जैसे कि रेप विक्टिम है वो माइनर है, या फिर जो मर्डरर है वो माइनर है, उसने अपनी मम्मी को डिफेंड करते हुए किसी को चाकू मार दी, या उसके हाथ से धोखे से किसी का मर्डर हो गया, या जो भी हो गया, तो आप क्या करेंगे? अब कोई तो मरा है, तो या तो आप जस्टिस करेंगे। उस जज के अंदर क्या क्या मॉरल डिलेमा आएगा? या तो आप जस्टिस करेंगे, या तो आप जस्टिस करेंगे, जो मरा है उसके जो लॉ कहता है वही आप डिसीजन देंगे कि भाई इसके हाथ से मृत्यु हुई है तो इसको तो वो होता है, ये जस्टिस तो होना चाहिए। या फिर आप मर्सी करेंगे, मर्सी, जस्टिस वर्सेस मर्सी। जब भी कोई जुवेनाइल जस्टिस या क्रिमिनल का केस आता है तो वहां पे एक मॉरल डिलेमा निकल के आता है जो कि होता है जस्टिस वर्सेस मर्सी। या तो उसको माफी दें क्योंकि वो माइनर है, गलती से हुआ, या फिर उसने
होश खो दे, उसको इतनी समझ नहीं थी और उसने कर दिया, तो या तो मर्सी करें या जस्टिस करें। दो में से जो ये डिलेमा होता है ये एक जजेस के अंदर भी आता है। जो आपको अगर कोई ऐसी सिचुएशन मिले कि आप सिविल सर्वेंट है, आपने देखा कि एक बच्चे से ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप क्या करेंगे? तो आप कौन सी वाली डिलेमा को चूज करेंगे? अपने आंसर में मेंशन करेंगे जस्टिस वर्सेस मर्सी वाली, ठीक है। और कौन सा? डेवलपमेंट इशू के लिए। फोर्थ वन इज डेवलपमेंट इशू की जहां बात आएगी, डेवलपमेंट इश्यूज से रिलेटेड, मतलब कहीं से रोड निकलनी है, कहीं डैम कंस्ट्रक्शन होना है, कहीं पे सैरोगेसी बिल हो गया, या फिर वो जो मेडिकल से रिलेटेड क्लोनिंग हो गया, क्लोनिंग सैरोगेसी बिल, या फिर वो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जहाँ 3 पेरेंट बेबी भी होता है। तो उन सब में कौन कौन से मॉरल डिलेमास आते हैं? तो उसमें आता है डेवलपमेंट वर्सेस ट्रेडिशंस। हमारे यहाँ ट्रेडिशन में जो इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन है, इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी, उसको सही नहीं माना जाता है। तो या तो उसको देखें या डेवलपमेंट करें। या क्लोनिंग भी ह्यूमन उसके खिलाफ है ना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के खिलाफ है, ह्यूमन जो नेचर है, नेचर के खिलाफ है। दूसरा डेवलपमेंट वर्सेस नेचर, डेवलपमेंट वर्सेस नेचर, या साइंस वर्सेस एथिक्स। और कौन कौन से? जैसे जहां पे भी साइंटिफिक डिस्कवरी की बात आती है, न्यूक्लियर पावर की बात आती है, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, ये सारे इश्यूज जो हैं वो इन सारे एथिकल डिलेमास के अंदर कवर होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एथिकल डिलेमास क्या होते हैं, किस टाइप के, किस सिचुएशन में, ये सिचुएशन है, ये सारी क्या है? सिचुएशन है। ये सिचुएशन है जिस सिचुएशन में आप अपनी केस स्टडी में होंगे, और ये सारे एथिकल डिलेमास हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। ये सारे एथिकल डिलेमास हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। अब हम लास्ट देख रहे हैं कि कौन कौन से तरीके से आप एथिकल डिलेमास को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम बात करते हैं। अगर आपने नहीं लिखा तो आप वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं ना। अब देखिए, इन सारे एथिकल इश्यूज में, इन सारी एथिकल प्रॉब्लम्स में, इन सारे एथिकल इश्यूज में या प्रॉब्लम में कोई भी परफेक्ट एग्जांपल नहीं होता है। इन सारे एथिकल इश्यूज या प्रॉब्लम में कोई भी परफेक्ट एग्जांपल नहीं होता है। तो जो भी एग्जांपल होता है, हमने एथिकल रीजनिंग में पढ़ा था ना कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं किसी चीज को देखने के लिए। तो ऐसे ही इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर एथिकल इश्यूज में उसको सॉल्व करने के लिए वेरियस पर्सपेक्टिव्स के द्वारा आपके डिसीजन एसोसिएट होंगे। आप एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करेंगे और फिर उसके बेस में अपना डिसीजन लेंगे इस एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व करने के लिए। कैसे? कि आपने बोला कि मैं इस तरीके से काम करूंगा, अब डिसीजन तो लेना है, आप उस सिचुएशन में हो डिलेमा रिजॉल्व करने के लिए, तो आप एक पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में क्रिएट करोगे कि मैं क्या विजन लेके ये डिसीजन ले रहा हूं, और उस विजन के बेसिस पे आपका जो डिसीजन होगा वो जस्टिफाई माना जाएगा। कोई भी इसमें परफेक्ट आंसर नहीं है कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है वो बेस्ड ऑन योर अप्रोच है, आप कौन सी अप्रोच अपनाते हैं, ठीक है। तो वेरियस अप्रोचेस टू डील विथ एथिकल डिलेमास, वेरियस अप्रोचेस टू डील विथ एथिकल डिलेमास, एथिकल डिलेमास है ना, वेरियस अप्रोचेस टू डील विथ एथिकल डिलेमास। पहली क्या है? कॉमन गुड अप्रोच, कॉमन गुड अप्रोच। इस अप्रोच के तहत कॉमन गुड अप्रोच क्या कहती है? मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल। इस अप्रोच के तहत आप वो डिसीजन लेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो रहा है। आपने एक हमेशा से एक थ्योरी सुनी होगी या फिर एक एथिकल डिलेमा की स्टडी सुनी होगी कि एक ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन के 2 रास्ते हैं, ठीक है, 2 रास्ते हैं। यहाँ पे
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बैठे हैं या फिर कोई एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे पूरी फैमिली बैठी है, पूरी फैमिली बैठी है, यहाँ से ट्रेन जा रही है, आपके पास बस एक ही रास्ता है, तो यहाँ पे एक लीवर लगा है, या तो आप ट्रेन को इस तरफ भेज सकते हैं या ट्रेन को इस तरफ भेज सकते हैं। आपके पास एक लीवर है ना, आपके पास एक लीवर है जिससे आप चाहे तो ट्रेन को इस तरफ भेज सकते हैं या इस तरफ, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? ठीक है, तो इसका कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, क्यों? क्योंकि किसी ना किसी की जान तो जाएगी। तो अगर इस अप्रोच के थ्रू चलें, कॉमन गुड अप्रोच के थ्रू चलें, तो हम क्या करेंगे, ट्रेन को उस तरफ भेजेंगे जहां पे कम जान जा रही होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच पाए। तो हम वो सारे डिसीजंस जो हम ये सोच के लेते हैं कि इसमें ज्यादा लोगों का किसका भला है, भले थोड़े लोगों का नुकसान हो जाए, ऐसा डिसीजन लेंगे, दैट इज नोन एज कॉमन गुड अप्रोच। ठीक है, दूसरी है दूसरा अप्रोच कौन सा है? कॉमन गुड अप्रोच हो गया। अब है स्कूल्स ऑफ एथिक्स में यूटिलिटेरियन। इसको और क्या बोलते हैं? यूटिलिटेरियन अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटेरियन अप्रोच। ठीक है, यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या है? मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल, ये है यूटिलिटेरियन अप्रोच। ठीक है, दूसरा है वर्च्यू अप्रोच। दूसरा है, ये कौन सी है? एंड बेस्ड अप्रोच। ये कैसी है? एंड बेस्ड अप्रोच। एंड बेस्ड मतलब आखिरी में रिजल्ट क्या निकलेगा, आपके डिसीजन का रिजल्ट कैसा होगा, कितने लोगों को फायदा होगा, उस बेसिस पे। दूसरा अप्रोच है वर्च्यू अप्रोच। वर्च्यू अप्रोच ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच। इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच, इसका मतलब क्या है? वर्च्यू अप्रोच का मतलब है कि इसमें आप ये देखते हो कि ये जो भी डिसीजन मैं लूंगा, मैं चाहे ट्रेन को इस तरफ भेजूं या इस तरफ भेजूं, मैं कैसा व्यक्ति कहलाऊंगा। ठीक है, मेरे मॉरल्स क्या कहते हैं, मेरे मॉरल स्टैंडर्ड्स। जैसे कि गांधी जी ने क्या किया था कि जब चौरा चौरी जो कांड हुआ था, जहां पे वायलेंस हुआ था, तो गांधी जी ने क्या किया, मूवमेंट वापस ले लिया। अगर गांधी जी मूवमेंट वापस नहीं लेते, क्या होता, हमें आज़ादी में, और जो हमारा मूवमेंट था वो पीक पे चल रहा था, अच्छा चल रहा था, और बढ़ जाता। ठीक है, हमें ज़्यादा मिलती, ज़्यादा लोगों को फायदा होता, मतलब हमें सबको इंडिपेंडेंस मिल सकती थी। लेकिन गांधी जी ने वो मूवमेंट वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि वर्च्यू अप्रोच। गांधी जी मानते थे कि मैं नॉन वायलेंस वाला व्यक्ति हूँ, उसका रिजल्ट कोई भी हो, मेरे डिसीजन का रिजल्ट कैसा भी हो, लेकिन जो मैं तरीका अपनाऊंगा, जो मैं मीन्स अपनाऊंगा, वो कैसे होंगे? नॉन वायलेंट होंगे। ठीक है, तो उनके जो मॉरल्स थे, उनको वो कैसे व्यक्ति दिखेंगे वो डिसीजन लेने के बाद, वो डिसीजन लेने के बाद उनका इंटरनल सेटिस्फैक्शन कैसा होगा, वो अपने आप को कैसा व्यक्ति मानते हैं, वो ऑनेस्ट मानते हैं, अपने आप को इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति मानते हैं, वो अपने आप को नॉन वायलेंट व्यक्ति मानते हैं। तो जब उन्होंने डिसीजन लिया तो अपनी इंडिविजुअल सेंस को देखते हुए डिसीजन लिया कि मैं एज अ इंडिविजुअल नॉन वायलेंट व्यक्ति हूं, तो अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो क्या मेरी वो जो इंटेग्रिटी है, वो जो मेरा वर्च्यू ऑफ नॉन वायलेंस है, वो रहेगा या नहीं। तो जब आप अपनी वैल्यूज को, जिन वैल्यू को आप ज्यादा सही मानते हो, जिन जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, ऑनेस्टी, ये सारी वैल्यूज आपकी हैं, तो आपके डिसीजन में वो रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं। ठीक है, अगर आप वो डिसीजन लोगे तो आप कैसे इंसान बनोगे, ठीक है, आप कैसे इंसान कहलाओगे, या कैसे इंसान आप बनना चाहते हो, और आपका डिसीजन आपको कैसा इंसान बना रहा है, वो सारी अप्रोच जो होती है वो वर्च्यू अप्रोच होती है। मतलब आप डिसीजन ऐसे लोगे कि आप कैसे इंसान दिखोगे या बनोगे, या आप कैसे इंसान हो, कैसे इंसान बनना चाहते हो, उस बेस पे आप वर्च्यू अप्रोच के बेस पे आप अपना एथिकल डिसीजन लोगे कि सही है या गलत है। ठीक है, यहाँ पे एंड क्या हो रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा, ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये है कि आप अपने वर्च्यूज को कैसे फॉलो करते हो और वो कैसे दिखेंगे। ठीक है, तीसरा कौन सा है? तीसरा है राइट बेस्ड अप्रोच। जस्टिस, राइट एंड वर्च्यू। राइट्स बेस्ड अप्रोच, राइट्स बेस्ड अप्रोच। इस अप्रोच में आप ये देखते हैं कि इंडिविजुअल राइट्स या डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल सही है कि नहीं, इंडिविजुअल लिबर्टी,
हो सकता है उसमें आपको नुकसान हो रहा हो सकता है स्टेट को उसमें नुकसान हो रहा हो, लेकिन इंडिविजुअल राइट्स अगर, जैसे कि जस्टिस जब वो सेक्शन 66 वाला केस हुआ था, उसमें क्या हुआ था, कुछ लड़कियों ने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिख दिया था, ठीक है, उस केस में इंटरनेट पे कुछ लिख दिया था। जब वो केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, राइट टू एक्सप्रेशन तो है ना, उनका राइट है। अगर किसी भी तरीके से वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है ऑनलाइन बेसिस पे, तो वो डिफेमेशन या फिर वो नेशनल उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्ट नहीं लगा सकता कि वो एंटी नेशनल हो गए, ठीक है, तो उनका राइट है। तो उन्होंने जो अपना जस्टिस दिया, उनको उनकी तरफ क्या था, या तो वो जस्टिस देते, ठीक है, उनके राइट्स को मानते, या फिर जो लॉ है उसको मानते। लेकिन उन्होंने बोला कि लॉ का इंटरप्रिटेशन उन्होंने कैसा किया कि राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू लिबर्टी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आपके डिसीजंस किसी के राइट्स, किसी की डिग्निटी, किसी की लिबर्टी पे बेस्ड हो जाते हैं, आपका डिसीजन सही गलत या फिर नुकसान नफा नुकसान देखकर नहीं, किसी के राइट्स कैसे इफेक्ट होंगे, किसी की डिग्निटी कैसे इफेक्ट होगी, आपके अप्रोच, आपका जो डिसीजन मेकिंग है, ये बेस पे हो जाए कि किसके राइट्स ज्यादा अच्छे हैं या सही है, वो आप वो डिसीजन अप्रोच अपनाते हैं। तो आपका डिलेमा जो आप सॉल्व करते हैं वो कैसी अप्रोच होती है, राइट्स बेस्ड अप्रोच। जब आप किसी के राइट्स को फुलफिल करने के लिए डिसीजन लेते हैं, वो सारे डिसीजंस आपके होते हैं राइट बेस्ड अप्रोच के बेसिस पे। और अब आपके सामने डिलेमा आया, जैसे वो जज के सामने आया होगा कि मैं लॉ को फॉलो करूं या राइट्स को, तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये लॉ राइट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, तो ये उनके फेवर में जाएगा, ठीक है। चौथा, एक और, कि अगर आपके अंदर कोई डिलेमा आया डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, जस्टिस वर्सेस मर्सी वाला, तो फोर्थ वन इज जस्टिस अप्रोच। जस्टिस अप्रोच जैसे कि इस पे जस्टिस क्या होगा, जैसे कि एक माइनर स्टूडेंट, जो निर्भया वाला कांड हुआ था, उसमें एक माइनर भी था, ठीक है, एक माइनर भी था, लेकिन उन्होंने देखा कि उस माइनर ने माइनर वाली हरकत नहीं की है, जो उसने हरकत की है वो एक भयावह तरीके से लोगों को, उस लड़की के राइट्स को, उस लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है, जो उस लड़के ने काम किया था, भले वो माइनर था, लेकिन उसने दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा ही क्रूरता दिखाई थी, ठीक है, तो वो एक माइनर के एट्रीब्यूट्स नहीं है। तो उन्होंने जस्टिस टू निर्भया की तरफ, या उनकी फैमिली, या होल वुमेन सोसाइटी की तरफ, वुमेन सेक्शन की तरफ एक जस्टिस बेस्ड अप्रोच लग के उस डिलेमा में आए होंगे ना, या तो मैं इस बच्चे के साथ मर्सी कर दूं क्योंकि ये माइनर है, या तो मैं जस्टिस दूं निर्भया को। तो उन्होंने जो डिसीजन लिया वो जस्टिस बेस्ड लिया, कि भले यहाँ पे डिलेमा है लेकिन जस्टिस ज्यादा जरूरी है, ये आगे जाके रिफ्लेक्ट करेगा और वाले केसेस पे, ठीक है। तो उन्होंने जस्टिस बेस्ड अप्रोच अपनाया कि इसके साथ जस्टिस होना चाहिए, जो सही है वो होना चाहिए, ठीक है, जो सही है, जो लॉ कहता है, ठीक है। तो उन्होंने जस्टिस बेस्ड अप्रोच में, तो कभी आपके अंदर ऐसा कोई डिलेमा आता है जिसको रिजॉल्व करना है, तो जब आप जस्टिस बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं और आप जस्टिस को जस्टिफाई कर देते हैं, जस्टिस को जस्टिफाई कर देते हैं कि जो सही है, जो सही होना चाहिए था वही किया है, तो आपका डिलेमा रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, एथिकल डिलेमा वो स्थिति है जहां पे दो ऐसी वैल्यूज को आपको चूज करना पड़ता है, जहां पे दोनों में से आपको दोनों ही प्रिय हैं, कोई एक चूज करेंगे तो दूसरी कॉम्प्रोमाइज होगी। ये अप्रोचेस है, कोई भी आइडियल तरीका नहीं है डिलेमा को रिजॉल्व करने का, कोई भी आइडियल तरीका नहीं है डिलेमा को रिजॉल्व करने का। ये अप्रोच बेस्ड तरीका है कि अगर आप ये अप्रोच अपनाएंगे, ये पर्सपेक्टिव अपनाएंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा सही और गलत, ठीक है। फिर सही और गलत एक्चुअली में दूसरे पर्सपेक्टिव से कुछ और हो, लेकिन आप इस अप्रोच से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कोई आइडियल सिचुएशन या आइडियल आंसर नहीं होता है, अप्रोच बेस्ड आंसर होता है कि आपने कौन सी अप्रोच अपनाई हुई है, तो उसके बेसिस पे आपका आंसर सही या गलत होता है, या फिर डिसीजन डिसाइड होता है, सही या गलत नहीं माना जाता है, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक और बार थोड़ा सा देखिए, थोड़ा स्लो करके एक और बार सुनिए, तो मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। और थैंक यू फॉर लिसनिंग।